गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपन कक्षा 12 के हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग पढ़ रहे थे। द्विवेदी युग अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको है जो जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अपन ने पूर्व कक्षा में इनकी भूमिका को पढ़ लिया था। आज अपन और इनकी अपन कुछ है जो प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे या विशेषता है। विद्यार्थियों, सीधा प्रश्न आता है। यहाँ से प्रश्न आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में लिखिए, या द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। सीधा और डायरेक्ट प्रश्न आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसलिए इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दें, क्योंकि छोटे जो तथ्य हैं वो तो छोटे प्रश्न नहीं आते हिंदी साहित्य के इतिहास में से। ये मैंने आपको पहली कक्षा में बता दिया था कि 4 इंटू 4 यानी 4 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है। अपन ने पहली प्रवृत्ति पढ़ ली थी, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना अपन ने जो पढ़ ली थी, एक पंक्ति थी, देशभक्त वीरों मरने से न को न डरना होगा। डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से न को न डरना होगा। प्राणों का बलिदान, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर देना होगा। ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा के। उन्होंने लिखा था कि देशभक्त वीरों मरने से नेकू ने डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यानी इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो द्विवेदी युग के कवि थे। और उन्होंने तत्कालीन जनता को आह्वान किया कि आप आइए, लड़िए, देश के लिए बलिदान दीजिए। आपको है जो मरने से भी नहीं डरना होगा, लेकिन आपको अपनी आज़ादी को किस प्रकार से प्राप्त करना होगा। दूसरा अपन पढ़ रहे थे नारी सम्मान की भावना। मित्रों, इस युग से पहले नारी को केवल एक भोग की वस्तु समझा जाता था, केवल एक विलास की वस्तु समझा जाता था। लेकिन इस युग के कवियों ने नारी को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया, और उनके साथ साथ में जो समाज के उपेक्षित पात्र थे उनको है जो सम्मान देने का काम इस युग के प्रमुख कवियों ने किया है। अपने कवि की बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, आंचल में दूध और आंखों में पानी।
नारी को किस प्रकार से एक है समझा जाता था, उनके विषय में ये लिखा है किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मित्रों, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, निश्चित रूप से आप इनको याद करने की कोशिश करें। तो ये इन्होंने एक काव्य लिखा था यशोधरा, उस यशोधरा में ये पंक्तियां उन्होंने लिखी। इसके अलावा भी उन्होंने जो समाज में अभी तक जो उपेक्षित नारी पात्र थे, कौन, जैसे उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी आदि को है जो अपने, मित्रों मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आपको है जो इस नारी के सम्मान की भावना जो लिखा मैंने, इसी में ये बातें लिखनी है कि नारी के सम्मान की भावना इस समय में कवियों में थी। और उन्होंने जो विशेष करके मैथिली शरण गुप्त है, ये इन्होंने एक तो ये पंक्तियाँ लिखी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये इनका एक काव्य संग्रह यशोधरा, उनमें ये पंक्तियाँ दे रखी है। और इसके साथ साथ में इन्होंने आज तक यानी उस समय तक जो नारियां इतिहास में उपेक्षित थी, जिनका कोई वर्णन नहीं था, इन्होंने त्याग तो किया अपने जीवन में, लेकिन इनका वर्णन इतिहास में नहीं होने की वजह से इन मैथिली शरण गुप्त ने इन उपेक्षित नारी पात्रों को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया और इनको एक प्रतिष्ठित सम्मानित स्थान दिलवाया। कैसे, जैसे ये जो इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था साकेत, ठीक है ना। वैसे मित्रों आप ये जानते होंगे कि ये उर्मिला कौन है, ये लक्ष्मण की पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी। अब राम के बारे में आपने खूब वर्णन देखा, खूब पढ़ा, लक्ष्मण के बारे में पढ़ा, खूब सुना होगा, खूब लोगों ने वर्णन किया, उनका यशोगान किया, सीता के बारे में खूब लोगों ने यशोगान किया, लेकिन उर्मिला का कहीं पर भी नाम नहीं आता है। आप कल्पना कीजिए कि उर्मिला ने क्या कोई त्याग कम किया था क्या? अब आप कहेंगे साहब उर्मिला ने क्या त्याग किया? अब वनवास तो राम को मिला था, लेकिन ये भी है जो साथ साथ में अपने पति से 12 साल तक बिछुड़ करके रही थी, क्योंकि इनका पति जो लक्ष्मण है वो भी राम के साथ में था। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो है जो किस प्रकार से वियोग या वीर जीवन है वो है जो बिताया है, तो इनके बारे में भी इन्होंने जो इनका साकेत महाकाव्य है इसके नवम सर्ग में इस उर्मिला के बारे में लिखा है। इसी का है जो 8वां जो सर्ग है, 8वां सर्ग में इन्होंने कैकेयी का जो पश्चाताप है, आप जानते होंगे मित्रों कैकेयी कौन है? कैकेयी है जो राजा दशरथ की जो 4 पत्नियां थी उनमें से एक कैकेयी है। और ऐसा कहते हैं कि कैकेयी के कहने पर ही भगवान श्री राम को वनवास दिया गया था। तो इन्होंने जो है मैथिली शरण गुप्त ने भी है जो है वो अपने काव्य में कैकेयी के माध्यम से या कैकेयी से उन्होंने है जो पश्चाताप जो कैकेयी ने किया है राम को वनवास देने के बाद में, वो है जो इन्होंने अपने इस काव्य में विषय वस्तु बनाया है। यानी इन्होंने इस किस प्रकार से एक नारी कर्तव्य परायण होती है उनके बारे में यहाँ पर है जो दिखाया गया है। इनके साथ साथ में एक पात्र और जो यशोधरा है आपकी, ये यशोधरा मित्रों आप जानते होंगे, आप इनको लिख देना। इन्होंने एक यशोधरा काव्य लिखा और यशोधरा है वो गौतम बुद्ध की पत्नी है, गौतम बुद्ध की पत्नी। मित्रों महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध है जो खूब प्रसिद्ध हुए
लोग उनका यशोगान करते हैं, उनको है जो याद करते हैं, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़ करके और उनको बिना बताए घर से निकल गए थे। तो उनके घर से निकलने के बाद में यशोधरा जो उनकी पत्नी का नाम था, उन्होंने है जो किस प्रकार का वियोग वर्णन झेला, या अपने पति से दूर रहने के बावजूद भी उन्होंने जो किस प्रकार के विचार रखे, इनको लेकर के उन्होंने ये जो यशोधरा पूरा महाकाव्य जो ये खंड काव्य ये लिखा है। ये आपके 12वीं की जो हिंदी साहित्य की किताब है उसमें भी ये प्रसंग है वो दे रखा है। और उसमें उन्होंने कुछ पंक्तियां भी कही है यशोधरा से, वो है जो कहलवाते हैं। यशोधरा कहती है कि सिद्धि है तू स्वामी गे ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गे ये बड़ा व्याघात। फिर वो कहती है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहकर क्या जाते वे मुझे है जो अपनी पथ बाधा ही पाते। यानी यशोधरा का दुख ये नहीं है कि गौतम बुद्ध उनको छोड़ करके क्यों चले गए, यशोधरा का दुख इस बात का है, या मलाल उसको इस बात का है कि गौतम बुद्ध जब वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं तो ये तो वो कहती है कि मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन वो है जो चोरी चोरी चले गए, यानी मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए, ये है जो मुझे दुख की बात है। फिर वो ये पूरा जो काव्य दे रखा है उसमें वो ये भी कहती है कि गौतम बुद्ध अगर मुझे कह करके जाते, हो सकता है गौतम बुद्ध के मन में तो ये होगा कि मैं अगर पत्नी को ये बात बताऊंगा, यशोधरा को ये बात बताऊंगा, तो यशोधरा है वो मेरे पथ में बाधा का काम करेगी, यानी हो सकता है मुझे सिद्धि हेतु जाने से रोक ले। लेकिन यशोधरा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भारत भूमि का तो ये इतिहास रहा है, यहाँ की वीर शूद्राणियां ऐसी है जिन्होंने अपने पति को स्वयं सजा करके, भले वो सिद्धि हेतु गया हो या भले ही वो युद्ध भूमि में गया हो, उन्होंने स्वयं भेजा है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि एक शतराणी जो क्षत्रिय नारी होती है उनकी ये विशेषता होती है, वो है जो अपना ये सौभाग्य मानती है कि सिद्धि हेतु या युद्ध भूमि में अपने पति को अगर सजा करके भेज दी है तो वो मानती है कि ये तो स्त्री का एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यशोधरा कहती है कि ये सौभाग्य भी मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, ये अवसर भी मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो इन्होंने है मैथिलीशरण गुप्त ने नारी पात्रों के बारे में ये वर्णन किया है। तो ये अपन पढ़ रहे थे द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग की विशेषताओं में दूसरा बिंदु अपन पढ़ रहे हैं नारी सम्मान की भावना। नारी सम्मान की भावना में मैंने आपको बताया कि मैथिलीशरण गुप्त ने जो किस प्रकार से इतिहास के उपेक्षित पात्र थे, जिसमें भले उर्मिला हो यशोधरा हो, उनको है जो अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया है। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि नारियां, भारत की जो नारियां हैं वो निश्चित रूप से कर्तव्यपरायण होती है। आप इनको व्यवस्थित लिखते रहें। सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। मित्रों, इसी बात को ध्यान में रख करके ही डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा है, क्योंकि जितनी भी समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, जितने भी आडंबर व्याप्त थे, जितनी भी जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को सुधारने के लिए उनके ऊपर करारी चोट जो है वो इस युग के कवियों ने की है। भले उस समय में छुआछूत है, जाति प्रथा है, बाल विवाह है, या विधवा जीवन जो है, या और भी जो समाज में जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के इन्होंने है जो अपने काव्य में लिखा है। और इसी कारण इस युग को है जो जागरण सुधार काल कहते हैं।
जो चौथा बिंदु है वो है उपदेशात्मकता। उपदेशात्मकता यानी इस युग के कवियों ने उपदेश देने का काम भी किया है। जैसे कुछ पंक्तियां लिखी है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी इस युग के कवियों ने उपदेश के द्वारा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि कवि का कार्य केवल एक लोगों का मनोरंजन करना ही नहीं है। जो कवि कुछ लिखता है उसमें क्या होना चाहिए, उपदेश का, यानी उसमें कोई मर्म होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए, कोई ऐसी सीख होनी चाहिए जिसको है जो समाज जिनसे कुछ उपदेश ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में सुधार लाए। इसके बाद में है काव्य क्षितिज की व्यापकता। देखिए मित्रों, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था 1903 में, कवि कर्तव्य। निबंध का नाम क्या था, कवि कर्तव्य। इस कवि कर्तव्य निबंध में इन्होंने ये लिखा कि काव्य की जो विषय वस्तु है वो बड़ी व्यापक है। आप किसी भी चीज को काव्य की विषय वस्तु बना करके उस पर काव्य लिख सकते हो। इन्होंने कहा था कि चींटी से हाथी तक पशु, भिक्षुक से राजा तक, भिक्षुक से राजा तक मनुष्य, बूंद से समुद्र तक जल, इन्होंने कहा अनंत पृथ्वी, अनंत आकाश कवि की विषय वस्तु हो सकता है। यानी काव्य क्षितिज की व्यापकता का मतलब है कि इस युग के कवियों ने अपने काव्य की जो विषय वस्तु है उनको व्यापक रूप से देखा। अब तक है वो कुछ विषयों पर ही है जो कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा 1903 में। उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर के हाथी तक, यानी एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े हाथी तक आप किसी को भी अपने काव्य की विषय वस्तु बना सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि भिक्षुक से लेकर के राजा तक कोई भी मनुष्य, भले वो छोटा हो बड़ा हो,
उस प्रत्यय को आप क्या कर सकते हो, अपने काव्य की विषय वस्तु बना सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि बूंद से लेकर के समुद्र तक जो जल है उनमें से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, अपने काव्य की विषय वस्तु बना सकते हो। फिर उन्होंने कहा अनंत पृथ्वी, अनंत आकाश, अनंत जल राशि जो समुद्र है, महासागर है, उनमें से किसी को भी आप है जो अपनी विषय वस्तु बना सकते हो। तो इस प्रकार से इस युग के कवियों ने जो काव्य का दायरा था, कविता का विषय वस्तु का जो दायरा था, वो निश्चित रूप से इस युग में व्यापक हो गया। आप वीडियो को रोक करके ये लिख सकते हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद। इस युग के कवियों ने लोगों के सामने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, यानी कुछ ऐसी बातें नीति संबंधित रखी कि जिनसे लोग एक है जो नैतिकता का पाठ पढ़ सके। साथ साथ में उन्होंने जो है वो नैतिकता का उपदेश भी दिया। एक आदर्श जो है वो समाज के सामने रखा। फिर अगला जो है वो है देखिए मित्रों, श्रृंगारिकता का विरोध। अगर बात करें श्रृंगारिकता क्या है, तो नायक और नायिका के बारे में लिखना क्या कहलाता है, श्रृंगार वर्णन कहलाता है। रति से संबंधित, प्रेम से संबंधित जो बातें होती है उनको है जो श्रृंगारिकता कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि रीतिकाल तो पूरा श्रृंगारिकता का भरा पड़ा है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारतेंदु युग में मर्यादित श्रृंगारिकता का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस युग के कवियों ने श्रृंगारिकता का क्या किया है, विरोध किया, श्रृंगारिकता का विरोध किया है। और इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से ये कर रहे थे। तो 1916 में एक कविता थी जूही की कली। जूही की कली, और ये थी किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो निराला जी ने एक जूही की कली कविता लिख करके और महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास में भेजी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाने के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने है जो क्या कर दिया, इनको है जो प्रकाशित करने से मना कर दिया। मना ये कहते हुए किया कि इसके अंदर है जो अश्लीलता का भाव है, इसके अंदर है जो श्रृंगारिकता का जो भाव है, और इन्होंने कहा कि श्रृंगार के लिए काव्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने है जो इसको है जो अपने पत्रिका में प्रकाशित करने से है जो मना कर दिया। हालांकि इसमें एक जो कली है, फूल है, उसकी और वायु के बीच में प्रेम प्रसंग के बारे में इन्होंने है जो निराला जी ने लिखा है। तो ये है। इसके अलावा हास्य व्यंग्य की प्रधानता। यानी इस युग के कवियों ने हास्य व्यंग्य की रचनाएं भी लिखी है। जो उस समय में समाज की दुर्दशा थी और जो अंग्रेजों का जो शासन था उसमें जो विसंगतियां थी, उनको लेकर के इन कवियों ने है जो हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं भी लिखी है। अंग्रेजी शासन के ऊपर, अंग्रेजों का भ्रष्ट तंत्र था, उनके ऊपर व्यंग्य करने का काम इन कवियों ने किया है। और
नौवां और अंतिम बिंदु है खड़ी बोली का प्रयोग। मित्रों, इस समय के जो कवि थे, अपन ने पढ़ा था भारतेंदु युग के कवियों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज थी। लेकिन द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने है जो खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ किया, और गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो है वो खड़ी बोली थी। और जो भारतेंदु युग था उस युग में अपन ने ये चीज़ पढ़ी है कि उस युग में काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। हालांकि गद्य की भाषा जो है वो तो कौन सी थी? वहां पर भी खड़ी बोली ही थी। अब अपन ने ये पढ़ा है द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, इनकी अपन पढ़ रहे थे प्रमुख विशेषता। मैं एक बार पुनः आपको है जो ये दोहरान करवा दूं कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नामकरण है जो जागरण सुधार काल किया है। क्यों? क्योंकि जो इस समय में जनता को सामाजिक रूढ़ियों के प्रति जिस प्रकार से कवियों ने जागृत किया गया, ठीक है, और सामाजिक कुरीतियों में सुधार के लिए जो प्रयास किए, इसी को आधार बना करके डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जागरण सुधार काल कहा है। उसके बाद में अपन ने विशेषता पढ़ी थी। पहली विशेषता जो अपन ने पढ़ी थी कि राष्ट्रीयता की भावना, यानी नाथूराम शर्मा शंकर ने वो पंक्तियां कि ये वीरों मरने से न कोई न डरना होगा, देश की प्राणों का बलिदान देश की बलिवेदी पर करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने जनता को ललकार करके और राष्ट्रीयता की भावना जो है वो लोगों में भरने का काम इस युग के कवियों ने किया है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त वगैरह प्रमुख है। उन्होंने है जो अपने अतीत के भारत का वर्णन करते हुए ये सिद्ध करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय के जो भारतीय लोग थे वो अपने आप को हीन समझते थे अंग्रेजों के सामने। तो इन जो मैथिली शरण गुप्त है और अन्य जो कवि है उन्होंने प्राचीन भारत में भारत किस प्रकार से विश्व गुरु था उनको है जो अपने काव्य के रूप में लिखा, और भारतीयों में जो एक सोई हुई चेतना थी उस सोई हुई चेतना को जगाने का काम इस युग के कवियों ने किया है। फिर नारी भावना अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो उपेक्षित पात्र थे उनको है जो काव्य की विषय वस्तु बना करके और नारी को है जो एक सम्माननीय और सम्मानजनक स्थान समाज में दिलवाया है। उसके बाद में सामाजिक दुर्दशा, यानी समाज में जो भी समस्याएं थी उनका चित्रण जो है वो इन्होंने अपने काव्य में किया है। उनके बाद में काव्य क्षितिज की उपदेशात्मकता, यानी इन्होंने उपदेश भी दिए कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। फिर उन्होंने काव्य क्षितिज की व्यापकता, यानी इन्होंने कहा कि सिटी से लेकर के हाथी तक, भिक्षुक से राजा तक, समुद्र बूंद वगैरह प्रत्येक है जो काव्य का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। फिर इन्होंने नैतिकता और आदर्शवाद की बात लोगों के सामने आदर्शवाद भी रखा। इन्होंने श्रृंगारिकता को विरोध किया। इसी कारण तो इन्होंने है जो जूही की कली जो निराला की थी उनको है जो इन्होंने प्रकाशित करने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया। हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी इस युग में, और खड़ी बोली का प्रयोग भी इस युग में किया जाता था। खड़ी बोली का प्रयोग किसमें? काव्य भाषा, गद्य और पद्य दोनों में ही। ये चीजें है जो प्रमुख रूप से थी। ये है जो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं थी। अब अपन है जो आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहो तो प्रकृति चित्रण कर लेना। प्रकृति चित्रण, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे आदि जो कवि है उन्होंने अपने काव्य में, जिसको जो स्वतंत्रतावादी काव्य भी कहा जाता है, अपन इसको पढ़ेंगे, उन्होंने जो अपने काव्य में प्रकृति का वर्णन, आत्मा अभिव्यक्ति वगैरह ये है जो अपने काव्य में किया है। तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा। अब अपन है जो आगे द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे उन कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक एक रचना के बारे में पढ़ेंगे, और भी कोई अगर ऐसी चीज होगी जो मोस्ट होगी तो उनको भी है जो अपन एक एक करके पढ़ेंगे।
तो आज की इस कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में अपन फिर से मिलते हैं मित्रों। आप निश्चित रूप से आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आप पढ़ते हो आपके साथ साथ में और भी आपके साथी है, उन तक भी इस क्लास को है जो आप शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके जरूर डालें। धन्यवाद मित्रों।